बेशक मुझे उनसे प्यार है, दुनिया भर का प्यार आप ले लीजिए और उसमें कुछ और भी जोड़ लीजिए। मैं उस व्यक्ति के लिए ऐसा महसूस करती हूँ। मैं उन्हें अवार्ड फंक्शंस में देखती हूँ और मेरे लिए यही बहुत है। मेरे लिए उनसे बात करना जरूरी नहीं, वो पूरी तरह से मेरे दिमाग पर हावी है। मेरे लिए वो काफ़ी स्पेशल है। वो अगर मुझसे कुछ ना भी कहे और ना ही मेरी तरफ देखे तब भी मैं खुश रहूंगी। 1986 में सिमी गरेवाल के चैट शो पर रेखा ने यह बयान अमिताभ बच्चन के लिए दिया था। अपने पूरे कैरियर में रेखा का नाम जितेंद्र और विनोद मेहरा समेत कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, पर जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था अमिताभ बच्चन। आज 40 साल बाद भले ही दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, पर आज भी रेखा का नाम लिया जाए तो अमिताभ का जिक्र जरूर होता है। साल 1976 में अमिताभ और रेखा ने फिल्म दो अनजाने में साथ काम किया। उस वक्त बच्चन सुपरस्टार थे, शादीशुदा थे, वहीं रेखा अपने कैरियर में एक बेहतर किरदार तलाश कर रही थी। शूटिंग के दौरान अमिताभ ने रेखा की खूब मदद की। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि इंडस्ट्री ने शुरुआत में मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लोग मेरे डार्क कॉम्प्लेक्शन, मोटापे और साउथ इंडियन टोन का मजाक उड़ाते थे। बाद में मैंने खुद को फिजिकली ट्रांसफॉर्म किया, अच्छी हिंदी बोलना सीखा और फिर मुझे बड़ी फिल्में मिलने लगी। जब मुझे दो अनजाने में अमिताभ के ऑपोजिट कास्ट किया गया तो मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मैं उनके सामने ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थी। वो मेरी लाइफ में एक इन्फ्लुएंसर की तरह आए और उन्होंने कई ड्रामेटिक चेंज किए। मैंने इससे पहले कभी उनके जैसा कोई नहीं देखा था। 1978 में अमिताभ और रेखा साथ में फिल्म गंगा की सौगंध में काम कर रहे थे। ये दोनों की साथ में छठी फिल्म थी। दोनों के अफेयर की चर्चा भी जोरों पर थी। ऐसे में आए दिन कई तरह की अफवाहें भी उड़ा करती थी। इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि सेट पर एक एक्टर ने रेखा से मिसबिहेव किया तो अमिताभ ने उसे थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो दोनों के अफेयर की चर्चा ने और जोर पकड़ लिया। 1980 में डायरेक्टर यश चोपड़ा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड सिलसिला के लिए अमिताभ, रेखा और जया बच्चन को कास्ट कर लिया। इस फिल्म को सीक्रेटली शूट किया गया और सेट पर मीडिया की एंट्री भी बैन थी। हालांकि शूटिंग के दौरान मीडिया के कई आर्टिकल्स में ये दावा किया गया कि अमिताभ और रेखा का अफेयर है और इसकी वजह से अमिताभ और जया की शादी भी टूटने के कगार पर है। सिलसिला की शूटिंग चल ही रही थी और इसी बीच ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी की। इस शादी में जब रेखा मंगलसूत्र पहने और मांग में सिंदूर भरकर पहुंची तो तहलका ही मच गया। शादी में अमिताभ और जया बच्चन भी थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस घटना के बाद एक दिन जया बच्चन ने रेखा को अपने घर डिनर पर बुलाया। जया ने रेखा का खूब आदर सत्कार किया और घर लौटते समय उन्होंने रेखा से बस एक ही बात कही, मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। कहा जाता है कि उस दिन रेखा को समझ आ गया कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो सकते। सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने न सिर्फ अमिताभ बल्कि उनकी पत्नी जया बच्चन को लेकर भी बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि वो और जया कभी पड़ोसी हुआ करते थे। रेखा ने कहा कि जया बहुत ही स्ट्रांग और ग्रेसफुल वुमेन है। मीडिया ने जब हमारी इमेज को खराब नहीं किया था तब हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हमारा रिश्ता अलग है। मेरे लिए वो दीदी भाई थी, हैं और हमेशा रहेंगी। बहरहाल 1981 में रिलीज हुई फिल्म सिलसिला फ्लॉप रही और इसके बाद अमिताभ और रेखा ने दोबारा कभी साथ में काम नहीं किया। यहाँ तक कि दोनों पब्लिक इवेंट्स में भी एक दूसरे से दूर ही रहते थे। साल 1972 में कैरियर की शुरुआत में फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा का नाम जितेंद्र से भी जोड़ा गया।
तब शोभा कपूर जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी, पर वो अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहती थी। हालांकि जितेंद्र रेखा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को छोड़ने को तैयार नहीं थे। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। उस वक्त रेखा ने ये सुन लिया और इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। जितेंद्र के अलावा रेखा का नाम नवीन निश्चल, किरण कुमार और राज बब्बर जैसे एक्टर के साथ भी जोड़ा गया। 1973 में रेखा का नाम एक्टर विनोद मेहरा से जोड़ा गया। दोनों के अफेयर की खूब चर्चा थी। विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक ले चुके थे। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी कर ली थी, लेकिन विनोद जब रेखा को लेकर अपने घर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और इसके बाद दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में शादी की बात को रेखा ने इनकार कर दिया और विनोद को अपना वेल विशर बताया था। 80 के दशक में रेखा का नाम संजय दत्त से भी जोड़ा गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रेखा ने संजय दत्त से शादी कर ली, हालांकि ये केवल अफवाह मात्र थी। 1996 में रेखा ने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया और इस दौरान उनका नाम 13 साल छोटे अक्षय कुमार के साथ भी जोड़ा गया। एक दौर में रेखा का नाम उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना से भी जोड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरजाना पिछले 43 साल से रेखा के साथ है। उन्होंने रेखा की हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करना शुरू किया था और बाद में साल 1986 में रेखा ने उन्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। फरजाना रेखा के घर में ही रहती हैं और सिर्फ वो ही हैं जिन्हें रेखा के बेडरूम में जाने की इजाज़त है। वो रेखा की सलाहकार, दोस्त और सपोर्टर भी है। खास बात यह है कि फरजाना पुरुषों की तरह कपड़े पहनती है और उनकी तरह ही रहती है। रेखा की एक रिश्तेदार ने यहाँ तक कहा था कि फरजाना और रेखा का रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा है। यासिर उस्मान ने भी रेखा की बायोग्राफी में दावा किया है कि रेखा और फरजाना के बीच एक खास रिश्ता है। फेमस जर्नलिस्ट मोहन दीप ने अपनी बुक यूरेका में भी इस बात का दावा किया था। उन्होंने लिखा था कि रेखा जिस बंगले में रहती है वहां फरजाना के सिवाय किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इन सब बातों को अफवाह बताते हुए रेखा ने कहा था कि हमारे बीच में जो कुछ फैलाया जा रहा है वो बीमार सोच की पैदाइश है। अब बात करते हैं रेखा से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों की। रेखा तमिल एक्टर जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी है। रिलेशनशिप में रहते हुए ही पुष्पा वल्ली ने रेखा को जन्म दिया था। रेखा इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस थी जिन्होंने जिम और स्विमिंग ट्रेनिंग ली थी। रेखा अपनी स्टाइलिंग भी खुद ही करती हैं। रेखा ने अपने कैरियर में सबसे ज़्यादा 26 फिल्में जितेंद्र के साथ की। अमिताभ के साथ उन्होंने केवल 11 फिल्मों में काम किया। रेखा ने अमिताभ की फिल्म आखिरी रास्ता में श्रीदेवी और सूर्यवंशम में जयासुधा और सौंदर्य की वॉइस डब की थी। 1986 में रेखा के घर से एक्सपेंसिव ज्वेलरी के 48 पीस चोरी हो गए थे। उन्होंने 17 साल बाद कोर्ट से ज्वेलरी कलेक्ट की थी। रेखा के पास गोल्डन कलर की कांजीवरम और शिफॉन साड़ियों का काफ़ी बड़ा और महंगा कलेक्शन है। खूबसूरत, अगर तुम न होते और एक नया रिश्ता जैसी फिल्मों में रेखा प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुकी है। रेखा ने लगातार 1977 से 1981 तक यानी 5 सालों तक हर साल 10 या उससे ज़्यादा फिल्मों में काम किया। एक्ट्रेस इन दिनों बैंड स्टैंड पर 100 करोड़ के बंगले बसेरा में रहती है। उनकी मौजूदा नेटवर्थ 332 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं रेखा से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। रेखा कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, पर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ऐसे में मात्र 3 साल की उम्र में ही उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम पर लगा दिया था।
1967 में मात्र 13 साल की उम्र में वो पहली बार बम्बई आईं। 1 साल बाद उन्हें एक फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम था अनजाना सफर, और इसमें रेखा को सेकंड लीड के रोल में कास्ट कर लिया गया। फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान लीड एक्टर विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को बिना बताए किस कर लिया और मेकर्स ने इसे शूट भी कर लिया। इस किसिंग सीन की कुछ तस्वीरें लाइफ मैगजीन ने अपने एशियन एडिशन में छाप दी, जिसके बाद अमेरिकी जर्नलिस्ट जेम्स सेफर्ड ने इंडिया आकर रेखा का इंटरव्यू किया। बाद में इस विवाद ने जमकर तूल पकड़ा, जबकि रेखा तब नाबालिग थी। ऐसे में ये फिल्म भी सेंसर बोर्ड में अटक गई। इसे 10 साल बाद 1979 में दो शिकारी नाम से रिलीज किया गया। 1990 में रेखा ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। रेखा और मुकेश की मुलाकात फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने करवाई थी। वो मुकेश को रेखा का क्रेजी फैन बताती थी। शादी के कुछ ही महीनों बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे एक नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, किसी को ब्लेम मत करना। मशहूर फिल्म क्रिटिक और जर्नलिस्ट भावना सोमैया ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि पति के निधन के बाद कई लोगों ने रेखा को चुड़ैल और हत्यारिन तक कहा था। कई लोगों ने एक्ट्रेस पर काला जादू करने तक के आरोप लगाए थे। 1996 और 97 में रेखा ने 2 कंट्रोवर्शियल फिल्मों कामसूत्र और आस्था में काम किया। ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रहीं और इन्होंने रेखा की इमेज पर काफी नेगेटिव असर डाला। कामसूत्र को तो रिलीज के वक्त देश में बैन कर दिया गया था। इसमें रेखा ने कामसूत्र टीचर का रोल प्ले किया था। वहीं आस्था में उन्होंने एक ऐसी शादीशुदा महिला का रोल प्ले किया जो बाद में प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं। इस फिल्म को भी ऑडियंस ने बुरी तरह नकार दिया था। रेखा की मेकअप आर्टिस्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि रेखा जी ने जब आईफा में जो परफॉर्म किया था, उनको देखकर कौन कह सकता है कि वो 70 साल की हो चुकी हैं। उनकी एनर्जी आज भी किसी 24 साल की लड़की जैसी है। वो सिर्फ स्टाइल ही नहीं, फिटनेस आइकॉन भी हैं। महिला होने के बाद भी उनकी खूबसूरती देखकर मैं पागल हो जाती हूँ, तो आदमियों का तो क्या ही होता होगा। उनसे बातें करेंगे तो आप जानेंगे कि उनकी आवाज इंसान को खींचती है। वो लाइफ में बस एक ही चीज फॉलो करती है कि उन्हें हर हाल में खूबसूरत दिखना है। डोरिस ने आगे बताया कि 1994 में जब अपना कैरियर शुरू ही किया था तो एक दिन अचानक मेरे घर पर फोन बजा। सामने से आवाज आई, हाय रेखा दिस साइड, और कल हम एक फोटोशूट करने जा रहे हैं। आपको मेरा हेयर स्टाइल करना है, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं हेयर वॉश करूं या नहीं। मैंने कहा कि अगर आपको शूट के दौरान बाल खुले रखने हैं तो वॉश कीजिए, खुले नहीं रखना चाहते, स्टाइल करना चाहते हैं तो वॉश मत कीजिए। इतना सुनकर उन्होंने कहा, गुड आंसर, मैं बस देखना चाहती थी कि आप कितने प्रोफेशनल हैं। डोरिस ने रेखा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब मैंने उनके साथ काम किया तो उन्होंने मुझे पूरा फ्रीडम दिया। उन्होंने जब अपना मेकअप सूटकेस खोला तो ऐसा कोई आइटम नहीं था जो उनके पास ना हो। बाकी हम आर्टिस्ट तो सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं, वो अपनी स्टाइलिंग खुद ही करती हैं। वो इतनी एडवांस्ड हैं कि उन्हें फैशन की हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उल्टा हम लोग उनसे सीखते हैं। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में रेखा जी एक अलग ही फैशन लेकर आई हैं। बॉलीवुड उन्हें फॉलो करता है। कई मेकर्स हमसे कहते हैं कि हमें रेखा जी वाला स्टाइलिंग चाहिए। वो इतनी प्रोफेशनल हैं कि एक सूट था जिसमें हमें उनके 2 फोटो ही कैप्चर करने थे, पर उसके लिए वो इतना सामान लेकर आई मानो पूरा घर उठा लाई हो। उनका सीधा सा एक रूल है कि शूट के दौरान जिस चीज की भी जरूरत हो वो आपके पास होनी चाहिए। बाकी तो वो इतनी इनोवेटिव है कि एक सेफ्टी पिन से भी खुद को स्टाइल कर सकती है। एक बार शूट के दौरान रोलर्स नहीं थे तो उन्होंने बेंडर्स से ही खुद को स्टाइल कर लिया था।